नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। फिलहाल वक्त तो चला है 10 की दस्तक का, यानी रात के 10 बजे का। और आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही खास है। G20 का समिट ख़त्म हो चुका है 10 सितंबर को, लेकिन आज से 2 दिन पहले यानी 8 सितंबर 2022 से लेकर 2 साल पहले कुछ ऐसी घड़ियाँ खुली, ऐसी पहेलियाँ खुली जिसको जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आठ सितंबर 2020 को, यानी आज से लेकर 2 दिन पहले और 2 साल पहले कुछ ऐसी एक कॉल आता है जिसमें आगे वाला कहता है कि हमें एक लाश मिली है रायपुर से सटे देहरादून में। देहरादून रायपुर के ही भीतर है और रायपुर के पास ही देहरादून में हमें एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस रायपुर के देहरादून में पहुंचती है। देखते हैं तो एक जगह है जहां सुनसान है पूरा, और सुनसान जगह पर उन्हें एक लड़की की लाश मिली रहती है। और ये लाश कुछ जानी पहचानी तो नहीं, लेकिन लग रहा था कि ये लड़की इसी यानी रायपुर की ही है, क्योंकि उसके हुलिया से और उसके जो पहना हुआ था उसने कपड़ा, उसके ऊपर से लग रहा था कि ये लड़की देहरादून की ही है या रायपुर की ही है। इसके बाद शिनाख्त करने के लिए उसका चेहरा पूरा एसिड से जला दिया गया था, लेकिन शिनाख्त करने के लिए थोड़ा सा कुछ हिंट थी जिसे देखकर लग रहा था कि हम इसकी शिनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि पास में एक टॉयलेट क्लीनर का डब्बा मिला था, वो भी एम्प्टी में। अब पता था कि ये लड़की यहाँ की है, तो इसकी शिनाख्त आइडेंटिटी जब जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे, इस लड़की की आइडेंटिटी आखिर जानेंगे कैसे। आखिर इस लड़की का चेहरा जला हुआ है, फिर भी इसकी आइडेंटिटी निकाले कैसे। अब पुलिस के पास में 2 बड़े सवाल थे कि इसे मारा कौन, और सबसे पहले वाला कि इसकी शिनाख्त कैसा किया जाए, क्योंकि जब इसकी शिनाख्त हो जाएगी, जब पता चलते जाएगा कि ये लड़की है कौन, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसको मारा किसने है, मर्डर किसने किया है, खून किसने किया है। तो बात है 2020 की, जब रायपुर के देहरादून में एक लाश मिलती है। अब पता चलता है कि इस इलाके में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब सारा काम जो कुछ भी रहता है, बड़ी बड़ी प्लानिंग की जाती है, सबसे बड़ा शिनाख्त करने के लिए, आइडेंटिटी करने के लिए सीसीटीवी काम आपका काम ही चौपट कर देती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा यंत्र है जिसके कारण अच्छे बड़े प्लानर्स को, प्लानिंग करने वाले लोगों की प्लानिंग को फंसा देते हैं। अब देखा गया कि जिस जगह उस लड़की की लाश मिली है, उस लड़की की लाश के आजू बाजू कुछ जगह में, कुछ मोड़ पर, ये कुछ पहाड़ की इलाके में इसकी लाश मिली थी, और उस जगह पर मोड़ बहुत सारे थे, और इस जगह पर सीसीटीवी कैमरा बहुत सारे लगाए गए थे। जब उस कैमरों की सीसीटीवी फुटेजेस निकाली गई और जब वक्त देखा गया, क्योंकि ये खबर मिली थी एक वहीं के रहने वाले व्यक्ति द्वारा सुबह 7 बजे। अब सुबह 7 बजे के पहले, यानी एक कॉमन सेंस है कि अगर सुबह 7 बजे मिली यानी रात को ही ये लाश मतलब किसी ने मार कर फेंक दिया होगा। अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की सारी सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली जाती है। जब देखा जाता है कि आने जाने वाली गाड़ियाँ आखिर है कितनी, तो 240 गाड़ियाँ उस आने जाने वाले रूट से गुजरी थी। अब देहरादून के आगे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर घूमने लायक, फिरने लायक या रहने लायक ऐसी कोई जगह हो। अब वो रास्ता भी ऐसा मोड़ वाला है जिस पर कोई भी बार या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, कोई होटल नहीं, कोई कैफ़े नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर लोग थोड़ा देर तो भी विश्रांत ले सके, स्टे कर सके। अब ऐसी जगह तो थी नहीं, क्योंकि ये जगह थी पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के पास में सिर्फ मोड़ के अलावा और कुछ नहीं देखा जा रहा था। इसी बीच 240 गाड़ियों में से
ऐसी 18 गाड़ी निकाली गई जिस पर पुलिस को शक हुआ। अब क्यों शक हुआ, इसका पीछे का कारण यही था कि वो गाड़ियाँ बाकी गाड़ियों के थोड़े से डिफरेंस में कुछ 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, 22 और 40 मिनट तक के लेट जा रही थी। उन्हें बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग रहा था उस जगह से रुकने का या मुड़ने का। जब इस जगह की शिनाख्त की गई तो देखा गया कि कुछ समय ही लगता है, 10 मिनट 5 ही मिनट लगता है कि उस जगह से मुड़ सके लोग। अब जब 240 गाड़ियों की शिनाख्त की गई उसके बाद सिर्फ 18 गाड़ियां ऐसी निकाली गई जिसकी जिसकी आज या जिसकी स्पीड कुछ कम है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। अब 18 गाड़ियों के पीछे पुलिस वालों की निगाहें टिकी हुई थी। अब जब उसकी लड़की की शिनाख्त हुई, शिनाख्त तो होने से रही थी, अब उसमें पता चला कि उसने जो ड्रेस पहना था, उस लड़की ने या जिस लड़की का जो ड्रेस था उसके पीछे में एक बारकोड था और उसका ड्रेस सिर्फ एक सिंगल पीस था, कोई डबल पीस नहीं था, सिंगल पीस था। और सिंगल पीस के पीछे एक स्टोर का QR कोड रहता है और उस बार कोड के पीछे में, बार कोड के द्वारा पुलिस ने दिमाग लगाया कि इस बार कोड के द्वारा हम इस लड़की की शिनाख्त कर सकेंगे। अब जब पता चला है कि इस लड़की के ड्रेस से जो बार कोड मिला है, उस बार कोड सिर्फ 2 ही दुकान वहाँ की जो कि फेमस है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उस बार कोड की 2 ही दुकानें उस पूरे शहर में अवेलेबल थी। अब दोनों दुकानों में देखा गया। अब जब दुकानदारों के पास पूछा गया तो एक दुकानदार ने कहा कि ये हमारा नहीं है। अब बचा था सिर्फ एक ही दुकानदार। तो उस दुकान में जब जाया गया, विजिट किया गया, तब उस दुकानदार का ऐसा कहना हुआ कि हाँ, ये हमारा ही ड्रेस है और ये हफ्ते में यानी 8 दिन के भीतर कुछ 5 लड़कियों ने इस तरह का ड्रेस लिया है। अब जब 5 लड़कियां मिली तो पुलिस को तो और हिचकरा गया, क्योंकि 5 लड़कियों में से ये लड़की कौन सी है जिसकी डेथ हो चुकी है, इसका शिनाख्त करना और थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी पुलिस ने चाहा कि चलो 5 लड़कियां मिली है, 5 लड़कियों में से 5 का भी CCTV फुटेज देखा जाए। अब पूरे 10 बजे से लेके 5 बजे तक के सारा CCTV फुटेज चेक किया गया, 7 बजे तक के 5 बजे तक के चेक किया गया। वहाँ पर पता चला कि 5 लड़कियों में से एक लड़की ऐसी है जिसकी थोड़ी सी शक्ल या थोड़ा सा फेस कट, बॉडी लैंग्वेज कुछ उस लड़की की है जो लड़की डेथ हो चुकी है। अब देखा गया आगे कि वो लड़की, बाहर की जो फुटेजेस देखी गई उस शॉप के बाहर की, तब पता चला कि उसके साथ में एक लड़का भी आया है और वो लड़का एक शख्स के साथ जब वो दुकान में आती है, अपना सामान लेती है और फिर जब लौटती है तब उस एक SUV में वो बैठ जाती है। SUV में बैठने के बाद वो लड़की, उस गाड़ी के आगे आर्मी लिखा होता है। अब जब पुलिस को एक क्लियरिटी मिल जाती है कि इस गाड़ी और वो जो 18 गाड़ी इन लोगों को मिली थी उनमें से क्या वही आर्मी वाली गाड़ी या वही नंबर प्लेट की गाड़ी या वहाँ पर भी आ चुकी है या नहीं, जब देखा जाता है तो उन 18 गाड़ियों में से एक गाड़ी यानी 17 गाड़ियों को दूर करके एक लास्ट गाड़ी वहाँ पर मिलती है जो कि जिस पर आर्मी भी लिखा है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर है और वही गाड़ी है। जब और डिटेल में देखा जाता है उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से उस व्यक्ति का नंबर, फ़ोन नंबर निकाला जाता है, तब पता चलता है कि उस नंबर का व्यक्ति का नाम है रामेंद्र श्रीवास्तव। और रामेंद्र श्रीवास्तव की थोड़ी और डिटेल निकाल जाती है, उसके फ़ोन पर कॉल किया जाता है और एक बार नहीं कई बार किया जाता है, तब भी उस व्यक्ति का नंबर नॉट रीचेबल या स्विच्ड ऑफ दिखाया जाता है। अब जब रामेंद्र श्रीवास्तव का नंबर ही स्विच ऑफ है तो आखिर पुलिस पहुंचेगी कैसे, लेकिन उसका घर का नंबर दिखाया जाता है और घर के नंबर के साथ ही उसकी डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो चीफ आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल है। और चीफ आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल होने के कारण ये थोड़ा सा और गंभीर मामला हो जाता है। जब पुलिस के चीफ यानी पुलिस के सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जब इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये तो आर्मी से थोड़ा रिलेटेड कर रहे हैं, तो इतने तो सबूत कुछ काम के होंगे नहीं और इतने सबूत में से उनको पकड़ना या उनको अरेस्ट करना ये थोड़ा सा गंभीर मामला है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम और ज़्यादा सस्पेक्ट जानो और ज़्यादा सबूत जुटाओ। सबूत जुटाए जाते हैं।
और फिर उनके घर जाया जाता है। घर जाते बराबर उनसे बात की जाती है कि ऐसा ऐसा कुछ मामला है जिस पर हमें आपकी तलाशी लेनी है। और उनकी गाड़ी की चाबी जब देखी जाती है तब उनकी गाड़ी वही SUV रहती है जिसके सामने में आर्मी लिखा होता है। और वही गाड़ी उस मोड़ से, उस पहाड़ के मोड़ से जहाँ पर उस लड़की की लाश मिली थी देहरादून के कुछ इलाके में, वहाँ पर सेम गाड़ी कुछ 42 मिनट्स लेट जा रही थी बाकी गाड़ियों के मुकाबले। अब सबसे बड़ा शक यही था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल थे करके थोड़ा सा मामला गंभीर हुआ था। लेकिन उन्हें फिर अरेस्ट किया जाता है और लेटर दिया जाता है आर्मी चीफ को कि हमने आपके लेफ्टिनेंट कर्नल को आखिर क्यों अरेस्ट किया है। फिर कुछ बातों के बाद में जब बात होती है, जब कुछ थोड़ा सख्ती बरती जाती है उन लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में, ज़्यादा तो कर नहीं सकते थे पुलिस, लेकिन जब बात सामने आती है तो वो उनका गुनाह कबूल करते हैं। जब पुलिस को सारी बात पता चलती है, अभी बात क्या पता चलती है वो सुनिए। 2020 जनवरी 2020 1 जनवरी 2020 को ऐसा होता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल यानी श्रीवास्तव, रामेंद्र श्रीवास्तव, ये रहते हैं यूपी के। अब यूपी से ये आते हैं देहरादून यानी रायपुर की तरफ। रायपुर में इनका कुछ काम रहता है, यानी 2 साल पहले ये 1 जनवरी को एक ऐसे ही घूमते घूमते बाहर चले जाते हैं। और 1 जनवरी होने के कारण यानी न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए ये बाहर जाते हैं। बाहर जाने पर श्रेया शर्मा नाम की 25 वर्षीय एक लड़की की ये रहती है, ये भले ही आसाम से आई हो लेकिन यहाँ पर काम या जॉब के कुछ सिलसिले में आती है। जॉब तो इसे कुछ मिलती नहीं, लेकिन बार डांसर की इसे एक जॉब मिल जाती है, वो अपने जॉब से भी खुश रहती है। लेकिन इसी बीच लेफ्टिनेंट कर्नल यानी रामेंद्र श्रीवास्तव की मुलाकात होती है श्रेया शर्मा से, यानी 25 वर्षीय एक लड़की से। इनकी बात होती है, बात कुछ दिनों में ये कुछ ज़्यादा बढ़ती चलती है, दोस्ती होती है, दोस्त फिर प्यार में बदल जाती है। अब इनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि यूपी से रायपुर रामेंद्र श्रीवास्तव की पत्नी और 2 बच्चे यूपी से रायपुर की तरफ शिफ्टिंग हो जाती है इनकी। अब रामेंद्र श्रीवास्तव अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में अब एक ही घर में रहते थे, लेकिन इनका मिलना जुलना वैसा ही था। इसलिए कुछ दिनों बाद से रामेंद्र श्रीवास्तव अपने घर लेट आना, जल्दी घर से चले जाना या फिर कम ही रहना घर पर, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इतने में रामेंद्र श्रीवास्तव की वाइफ को उन पर शक आता है, और शक फिर यकीन में बदलने या फिर शक के पीछे का क्या राज है ये जानने के लिए श्रीवास्तव की पत्नी जाती है उनके पीछे पीछे एक दिन। और पीछे जाने के कारण उन्हें पता चलता है कि श्रेया शर्मा नामक एक लड़की से इनकी मुलाकात है और वो कुछ गर्लफ्रेंड वाली बातों पर चल रही है इनकी। और जब ये बात पता चल जाती है वो वापस लौट कर आती है और इनके बीच में झगड़ा होता है। रामेंद्र श्रीवास्तव और उनकी पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है और झगड़े के कारण में इन्हें फिर सब जगह से प्रेशर, क्योंकि अभी श्रीवास्तव की पत्नी को भी पता चल जाता है कि उसका कोई एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर है, और इसी साथ में वो श्रेया को भी कुछ बदतमीज़ी से बात कर लेती है। और श्रेया शर्मा के साथ श्रेया शर्मा को भी पता चल जाता है कि अभी श्रीवास्तव की पत्नी यानी घर पर भी पता है, तो श्रेया शर्मा भी श्रीवास्तव के ऊपर दबाव डालती है शादी करने का, क्योंकि श्रीवास्तव ने पहले ही वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा। अब घर से प्रेशर श्रीवास्तव के ऊपर और शर्मा यानी श्रेया शर्मा यानी जो बार डांसर है उसके भी तरफ से कुछ बहुत सारा प्रेशर था शादी करने का। तो एक दिन ऐसा करते हैं 7 सितंबर को ऐसा करते हैं कि श्रेया शर्मा को वो ले जाते हैं घूमने और एक जगह ले जाकर बहुत सारी शराब पिलाते। खुद पीते हैं लेकिन कम पीते हैं और उसे बहुत सारी शराब पिलाते हैं। शराब पिलाने के बाद वो जब अच्छी खासी नशे में आ जाती है उसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बिठालते हैं, और जब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि यह भी पूरे के पूरे अपना होश खो बैठी है, तब वो उसे कहते हैं कि अभी हम लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव में ले जाने के बहाने वो एक ऐसे सुनसान जगह ले जाते हैं जहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ आती जाती ना हो।
अब आती जाती तो वहाँ पर कोई गाड़ियाँ जा नहीं रही थी उस समय, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गाड़ी में अपने साथ एक हैमर यानी हथौड़ा अपने साथ लेकर चले गए थे और ले जाने के बाद उसके सिर पर वार किया। अब एक ही वार में, वो पहले ही बेधुंध थी, उसके बाद से उन्होंने उसके सिर पर एक हथौड़े का वार किया, वो वैसे ही ढेर हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने कई बार वार किए। अपने साथ में एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल लेकर आए और उस जगह पर उसकी लाश को, जब वो पूरी से मर चुकी थी, तब उसे ले जाकर रख दिया और उसके चेहरे पर कि ताकि इसकी लड़की की शिनाख्त ना हो, इसलिए उसके चेहरे पर डाल दिया टॉयलेट क्लीनर। अब टॉयलेट क्लीनर तो ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए उन्होंने टॉयलेट क्लीनर लेकर आए और वहीं पर बोतल डाल दिया। पास ही में पानी था, पानी से अपना हैमर धोया यानी हथौड़ा धोया। हथौड़ा धोने के बाद वो वहाँ पर ही फेंक दिया और चले गए, ये आस में कि वो अभी कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन अपराध करने वाले को पता ही नहीं होता कि वो अपनी इस तरीके की कुछ चीज़ें, कुछ हिंट छोड़ जाते हैं जिससे वो पकड़े ही जाएंगे। जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, इसके बाद आईपीसी की धारा लगी है इन पर 444 और कुछ धारा ऐसी जिन पर अपराध जारी किए जाते हैं। हो सकता है कि उन्हें इस अपराध के लिए, इस दंडनीय के लिए उन्हें आजीवन कारावास हो। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए बने रहिए 10 की दस्तक में।